Hi everyone, welcome to Bansal Academy platform here. So in today's session, we'll discuss about the practice question. These questions will help you to build up your approach, deal with the questions and boost your preparation for upcoming HPTGT exam. So let's start our discussion here. The question is number of photons per second on an average emitted by a source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power of this will be। हमें यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड कितने एमिट होंगे। ठीक है, कब, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है हमारे पास, उसकी वेवलेंथ हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 600 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ है हमारे पास 600 नैनोमीटर, मीटर में चेंज कर लेते हैं इसको, 10⁻⁻9 मीटर। इट डिलीवर्स पावर, पावर कितनी गिवन है हमें, 3.3 इंटू 10⁻⁻3। तो हमें पता है यहाँ पे हमें निकालना क्या, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड एन बाई टी की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है। हमारे पास रिलेशन क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम। वर्क को लिख सकते हैं ना एनर्जी, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम, एन एच न्यू अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी को लिख सकते हैं ना, एनर्जी हमारे पास क्या होता है, एच इंटू न्यू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड निकालना है ना, तो एनर्जी कब एमिट होती है, जब फोटोन्स एमिट होते हैं। मान लिया मैंने कि n नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, तो उनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, n इंटू एच न्यू। तो यहाँ पे पावर किसके इक्वल रिलेशन मिल गया, n एच न्यू अपॉन टी। अब नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड यानी कि n बाई टी की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p, दिस इज एच न्यू। अब हमें फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं है, बट हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कैसे चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, यहाँ पे टी की वैल्यू सेकेंड में होगी, पर सेकेंड है तो वन ही फिल कर देंगे यहाँ पे, पर सेकेंड। दिस इज पावर इंटू एच, न्यू की जगह सी, और वेवलेंथ ऊपर चली जाएगी टर्म। तो पावर की वैल्यू कितनी है, 3.3 इंटू 10⁻³ वॉट, वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, एंड एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻34, और हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10⁸। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा जो ऑर्डर आएगा 10⁻16 ऑर्डर मिलेगा यहाँ पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कन्वेक्स लेंस ए और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या एक कन्वेक्स लेंस है, लेट्स ड्रॉ डायग्राम हियर। ये हमारा कन्वेक्स लेंस हो गया, इसको नाम दे दिया उन्होंने ए। इसकी फोकल लेंथ क्या है, 20 सेंटीमीटर है, एंड ए कनकेव लेंस बी और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, दीज आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद द डिस्टेंस डी बिटवीन देम। तो ये मान लेते हैं इसकी एक्सिस हो गई। इसी एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पे एक कनकेव लेंस रखा है, लेट्स से ड्रॉ द कनकेव लेंस हियर, जिसको नाम दे दिया बी लेंस, और इसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डी। लेट्स मार्क दिस डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, डी। ठीक है, इफ द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए लेंस पे क्या हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट कर रही है, लाइक दिस, लेट्स से दीज आर द पैरेलल बीम्स, ये इंसिडेंट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, एंड falling on A leaves the B as a parallel beam। तो हमें पता है कन्वेक्स लेंस जो है, जब उस पे पैरेलल बीम्स फॉल करती हैं तो वो फोकल लेंथ पे मीट करेंगी। तो बट बीच रास्ते में ये क्या आ गया, दूसरा लेंस आ गया। तो उन्होंने बोला है कि जब वो ए से फॉल कर रही है, लीव्स अ बी एज ए पैरेलल बीम, बी से जब इस लेंस से बाहर निकलेंगी तो वो पैरेलल बीम ही बन जाएंगी यहाँ पे, लाइक दिस, ये बेंड होके इस तरफ ऐसे चली गई।
देन द डिस्टेंस d इन सेंटीमीटर विल बी, तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमसे पूछा गया है। अब हमें पता है जब भी कन्वेक्स लेंस पे जो रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती है वो कहाँ पे मीट करती है, फोकस पे। तो लेट्स से इसका फोकस जो है वो यहाँ है, ये मैं ग्रीन रेज जो है ये ऐसे यहाँ पे मीट करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कन्वेक्स लेंस पे जो पैरेलल रेज होती है आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस वो कहाँ पे मीट करती है, फोकस पे। यानी कि यहाँ से लेके ये जो ग्रीन डॉट है इसको मैं नाम दे देती हूँ, लेट्स से दिस नेम इज ए तो नेमिंग हो गई, चलो इसको डी नाम दे देते, कैपिटल डी। तो ओ से लेके ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है, और डी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसकी फोकल लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसने जो रेज है उसको डी पे फोकस करना था, इस पॉइंट पे, बट बीच में क्या आ गया, कनकेव लेंस आ गया, ठीक है। अब ये जो रेज है अगर ये लेंस ना यहाँ पे ना होता तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करती, फोकस पे, इसके फोकस पे मीट करती। अब ये जो है यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी फॉर कनकेव लेंस बी, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि जब ये कनकेव लेंस से रेज पास होंगी वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही हैं, तो ये कब पॉसिबल है, अगर जो ऑब्जेक्ट है फोकस पे प्रेजेंट हो, ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस, ठीक है, तभी हमें क्या मिलता है, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस जो रेज होती है वो पैरेलल हो जाती है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट, ये वाला जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पे पड़ा है, इसके फोकस पे पड़ा है, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। समझ में समझने वाला यही पॉइंट है यहाँ पे कि जब कन्वेक्स की हेल्प से जो रेज ऑफ लाइट है, लेट से उन्होंने फोकस होना था इस डी पॉइंट पे, तो जब वो यहाँ पे फोकस होंगी यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी, ठीक है। इस कन्वेक्स लेंस की वजह से जो रेज पैरेलल आ रही हैं किसी ऑब्जेक्ट से ही आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी पॉइंट पे जब वो फोकस करेंगी तो ये क्या करेगा, एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा इस लेंस के लिए। तो हमें पता है कि कनकेव लेंस के केस में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे पड़ा है तभी रेज आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस वो पैरेलल होती है, दैट मींस ये जो डी पॉइंट है ये इसका क्या है, फोकस है। तो यहाँ इसके ऑप्टिकल सेंटर में यहाँ पे ले लेती हूँ ओ डैश से लेके डी तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ हो गई, और वो फोकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अगर डायग्रामेटिकली हम देखें तो पूरा डिस्टेंस जो ओ से डी तक का है दैट इज इक्वल टू ए बी डिस्टेंस प्लस मैं यहाँ पे ए ओ डैश ले लेती हूँ। चलो हम ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करते हैं कि ओ से डी तक का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, ओ ओ डैश डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंसेस मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ओडी डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ओ इंटू ओ डैश इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लिया मैंने कनकेव लेंस का, ठीक है, ओ डैश से लेके ये डी तक का। अब O से लेके D तक मतलब क्या है, ये पूरा डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक दैट इज 20 सेंटीमीटर। O से लेके O डैश का डिस्टेंस क्या है, D सेंटीमीटर। O डैश से D का डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D का, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म। तो हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू पूछी गई है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का वो कितना है, √3, ठीक है। अब यहाँ से क्लियरली अगर हम पहले एंगल्स निकाले डायग्राम से, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये कितना है 60, 90 और 60 कितने हो गए 150, तो ये एंगल कितना मिलेगा 30 डिग्री, कि टोटल सम जो होता है 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में एंगल्स का सम। अब ये लाइट रे जो है इंसिडेंट कर रही है, यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो है, ठीक है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, तो ये एंगल भी क्या मिल गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, नॉर्मल इंसिडेंस है ना यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 90 डिग्री है, देखो नॉर्मल के लॉन्ग ही इंसिडेंस करिए, नॉर्मल इंसिडेंस है। तो ये जो है अब यहाँ सेकंड सरफेस पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब ये कैसा मीडियम है, डेंसर, टेंसर से, और बाहर क्या है रियरर, टेंसर से रियरर क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइट रे कुछ ऐसी बेंड होके बाहर निकल गई, like this।
तो ये हमारा क्या एंगल ऑफ इमर्जेंस जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और ये हमारा क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो देखते हैं कितना आएगा। देखो ये वाला जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 90, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। तो ये वाला एंगल कितना आएगा, मैं इसको किसी और कलर से शो कर देती हूँ। तो ये वाला जो एंगल है ये कितना मिलेगा, देखो ये ऊपर छोटी सी ट्रायंगल दिख रही है, मैं ब्लू कलर से मार्क कर लेती हूँ ये वाली। ये एंगल 30, ये 90, 120, तो ये एंगल कितना मिला 60। अब ये क्या है नॉर्मल है, ठीक है, इस सरफेस के लिए ये नॉर्मल है। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना मिलेगा 30 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है सेकेंड सरफेस पे जब इंसिडेंट होगी वो उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री। अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री। अब हम बाहर आ गए, यहाँ पे मीडियम कौन सा है रेयरर मीडियम, तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1, और इस मीडियम में एंगल कौन सा बन रहा है नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमरजेंस, तो साइन ऑफ ई, ठीक है। अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है प्रिज्म का, यहाँ पे √3 है, साइन 30 इज 1/2, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। तो ये √3/2 जो है कहाँ पे वैल्यू होती है साइन 60, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ई। तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना मिल गया मुझे 60 डिग्री। तो ऑप्शन डी जो आएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डायपोल इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। यहाँ पे ये डायपोल है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इन विच विल डायरेक्शन इट विल मूव। तो किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आगे की तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो इसी तरफ होगी, क्योंकि जो फोर्स होता है वो क्या होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ना, ठीक है। तो इस डायपोल पे जो फोर्स लगेगी वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगी। तो यानी कि फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है, टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ फोर्स लग रही है, तो ये लेफ्ट वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो। तो इतना तो समझ में आ गया कि टुवर्ड्स राइट वो मूव करेगा। और पोटेंशियल एनर्जी की बात की गई है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी या फिर इंक्रीज करेगी। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है माइनस पी वेक्टर डॉट विद ई वेक्टर, दिस इज माइनस पी ई cos थीटा। अब हम एंगल देख लेते हैं, पी क्या होता है डायपोल मोमेंट, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो इस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है आगे की तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना मिल रहा है यहाँ पे पाई, 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस पी ई कॉस ऑफ पाई, कॉस पाई 1 होता है, तो ये पी ई आ गया, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहाँ पे इंक्रीज करेगी। सो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी वो इंक्रीज कर रही है। Next question. An electromagnetic wave of wavelength lambda, it is incident on photosensitive surface of negligible work function। यानी कि यहाँ पे हमने एक वेव ली जिसकी वेवलेंथ क्या है लैम्डा है, उसको फोटो सेंसिटिव सरफेस पे इंसिडेंट करवा दिया, और उसके लिए जो वर्क फंक्शन है वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है निग्लिजिबल। निग्लिजिबल क्या होता है जीरो ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हमें पता है इंसिडेंट एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, वर्क फंक्शन में कुछ एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है प्लस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, यही होता है ना जो एनर्जी इंसिडेंट करवाते हैं। अब वर्क फंक्शन तो नेग्लिजिबल है तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में क्या है, एफ एम इज मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन emitted फ्रॉम द सरफेस हैज अ डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा डी देन। तो हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन अमिट हुए हैं फ्रॉम द सरफेस उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा डी। तो हमें इनमें से रिलेशन देखना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। अब मुझे ये रिलेशन तो मिल गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रिलेशन क्या होता है लैम्डा डी इज एच अपॉन पी, राइट, यही होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ रिलेशन। तो अगर मुझे मोमेंटम पता चल जाए तो मैं यहाँ पे लैम्डा डी का रिलेशन निकाल सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं। एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना हो तो पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ से पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 2m hc, पी स्क्वायर आ गया 2m hc बाई लैम्डा, ठीक है। और p की वैल्यू क्या आ गई √2m hc अपॉन लैम्डा, इसके भी ऊपर रूट आएगा,
अब ये जो p की वैल्यू है ये इस इक्वेशन, लेट्स मार्क दिस ए इक्वेशन में p की वैल्यू फिल कर देते हैं, तो लैम्डा डी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, h अपॉन 2mhc, ये रूट में है और ये रूट लैम्डा ऊपर चला, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दी, लैम्डा डी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर लैम्डा अपॉन 2mhc, एक h कैंसिल हो गया यहाँ से, ठीक है। लैम्डा डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, h ओवर 2mc इंटू लैम्डा। हमें यहाँ पे देखो लैम्डा डी स्क्वायर है तो यहाँ पे तो लैम्डा डी है, तो ये ए ऑप्शन तो आएगा नहीं, और ये लैम्डा की वैल्यूज यहाँ पे निकाली गई हैं, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, लैम्डा क्या मिल जाएगा, 2mc अपॉन h इंटू लैम्डा डी स्क्वायर, तो ये ऑप्शन बी मिल रहा है, दिस इज 2mc बाई h लैम्डा डी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a nucleus with mass number 240 break into two fragment each of mass number 120। लेट्स से मेरा यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है जिसको मैंने नाम दे दिया x, उसका मास नंबर क्या है 240, ठीक है 240 उसका मास है, तो ये दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हो रहा है, लेट्स से एक फ्रेगमेंट है a, एक फ्रेगमेंट है b, ठीक है, और इनका मास नंबर क्या है 120 दोनों का, तो ये दोनों का मास नंबर 120 हो गया। फाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियाई इज 7.6 MeV। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसकी दी गई है, इस न्यूक्लियाई की जो ब्रेक हो रहा है, तो वो कितनी है 7.6 MeV, ठीक है। और जो बाकी जो फ्रेगमेंट्स बने हैं जो मैंने यहाँ पे ए और बी लिए हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है दोनों की वो कितनी है, दैट इज 8.5 MeV दोनों के लिए। टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी इन दिस प्रोसेस, हमें यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो पूछी गई है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्या होता है, कैसे निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिलेशन होता है बाइंडिंग एनर्जी निकालने का। अब यहाँ पे पहले बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की निकालनी पड़ेगी, हमें तो प्रोडक्ट के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे प्रोडक्ट की, तो ये A जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा A इंटू 8.5, तो मास नंबर दोनों का क्या है, प्रोडक्ट में दोनों का मास नंबर कितना है 120 इंटू 8.5, तो ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी आ गई, प्रोडक्ट की आ गई मेरे पास, ठीक है। इसी तरह से रिएक्टेंट की भी निकाल सकते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट की कैसे आ जाएगी, मैं R लिख रही हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है 7.6, इसको A के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका मास नंबर कितना है 240, तो ये बाइंडिंग एनर्जी क्या आ जाएगी, रिएक्टेंट की आ जाएगी। अब इसमें फिल कर देते हैं वैल्यू, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ये A के लिए कितना आएगा 120 इंटू 8.5 MeV, पी की भी इतनी ही आएगी, तो मैं सीधा इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि दोनों का मास नंबर सेम है, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सेम है, तो ये 2 टाइम्स ही एड अप होके हमें मिलेगी ना टोटल प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितना आ जाएगा 7.6 इंटू 240, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 216 MeV, ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियड इज 100 आवर्स, तो हाफ लाइफ दिया गया है हमें 100 आवर्स, द फ्रैक्शन ऑफ रीजनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर्स वुड बी, तो 150 आवर्स के बाद हमारी जो रीजनल एक्टिविटी का कितना फ्रैक्शन हमें मिलेगा वो हमसे पूछा गया है। हम पहले यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम कैसे निकालते हैं, टी अपॉन टी हाफ, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितने आ गए, टी कितना है 150 आवर्स और टी हाफ कितना है हाफ लाइफ 100 आवर्स, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 3 15, 5 2 10, नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास क्या आ गई 3/2। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि लाइफ इस टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, जो एक्टिविटी है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ तो निकाल लिए, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी A0/2 ऐसे ही निकालते हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ रीजनल एक्टिविटी क्या आ जाएगा 1/2 की पावर n,
ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लिया, दैट इज 3/2, वो यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज √2 का क्यूब, ठीक है। और ये रेशो हमारे पास कितनी रह गई, 1/2 रूट। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हाफ लाइफ हमारे पास क्या होता है कि इस पीरियड के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स कह लो या फिर एक्टिविटी है वो हाफ हो जाती है, ठीक है। अगर एन हाफ लाइफ की बात करें तो यहाँ पे 2 की पावर n की वेरिएशन आ जाएगी ना। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे n की वैल्यू फिल कर देंगे, वहां से हमारी ओरिजिनल एक्टिविटी की फ्रैक्शन जो है वो हमें क्या मिल गई, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई दिस इट अंडरगो स्पॉन्टेनियस डिके इन द सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस में डिके हो रहा है, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स पॉसिबल डिके पार्टिकल इन दिस सीक्वेंस। अब हमें देखिए यहाँ पे जो एक्स न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, वो किस में ब्रेक कर रहा है, बी में। और बी का एटॉमिक नंबर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जेड जो है Z-1 में चेंज हो रहा है। तो ये किसके केस में होता है, बीटा पॉजिटिव डिके जब होता है। बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन जो है वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, जैसे ये हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि जो पॉजिट्रॉन है वो बाहर निकल गया, ठीक है। और पीछे क्या बचा हमारे पास, Z-1 और मास नंबर एज इट, ठीक है। मास नंबर की फिलहाल बात नहीं की गई है, हमें तो यहाँ पे Z को ही देखना है। तो Z-1 किसके केस में होता है, हमारा मास नंबर एक डिक्रीज कर जाता है, इसके केस में बीटा पॉजिटिव डिके के केस में। तो ये ऑप्शन बी में ही दिख रहा है पहला, बीटा पॉजिटिव डिके। तो यहाँ से हमें क्लियरली अपना ऑप्शन मिल गया, दैट जो बी ऑप्शन है दैट इज करेक्ट आंसर। अगर आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम, देखिए बी किस में डिके हो रहा है, सी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड जो है वो Z-3 में चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा डिके। क्योंकि अल्फा डिके में ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो 2 फैक्टर से डिक्रीज कर जाता है। अब Z-1 था, तो इसमें से 2 फैक्टर से डिक्रीज करेगा तो Z-3 मिलेगा। तो ये क्या है, बी से सी तक कौन सा डिके हो रहा है, अल्फा पार्टिकल डिके हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे अल्फा ही है, तो डी में डिके होगा, तो यहाँ पे Z-2 मिला है। तो ये यहाँ पे कौन सा डिके है, बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके में क्या होता है, हमारा जो Z है वो Z+1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव, बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाता है, बाहर निकलता है। और जो Z है वो Z+1 में चेंज हो जाता है। तो Z-3 था, इसमें +1 करेंगे तो Z-2 मिलेगा। सो बीटा नेगेटिव डिके हो रहा है सी से डी तक। तो सीक्वेंस क्या है हमारा, बीटा पॉजिटिव अल्फा बीटा नेगेटिव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसंट्रेशन इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जो कंसंट्रेशन एन टाइप में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, वो किसके इक्वल है, होल कंसंट्रेशन जितनी पी टाइप में है, ठीक है। तो ये दोनों की कंसंट्रेशन सेमीकंडक्टर में क्या है, सेम है। एन टाइप में जितना इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, पी टाइप में उतना होल कंसंट्रेशन है। एक्सटर्नल फील्ड जो है वो अप्लाई की गई, कंपेयर द करंट इन बिटवीन देम। तो करंट जो है वो पी टाइप में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एन टाइप, या फिर एन टाइप में करंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी टाइप। नो करंट विल फ्लो इन पी टाइप, करंट विल ओनली फ्लो इन एन टाइप, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोनों में करंट सेम हो, ठीक है। अब हमें पता है जो करंट होता है उसका रिलेशन क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई एन इंटू ए। एन क्या है, नंबर डेंसिटी होगी, या होल कंसेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन या होल की कंसेंट्रेशन, जो भी हमें कंसीडर करना है, ठीक है। ए क्या हो गया, एरिया हो गया। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो क्या होता है हमारे पास, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो करंट का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, मेरे पास ये आ गया। यहाँ से क्लियरली फैक्टर हमें पता चल रहा है कि करंट मोबिलिटी के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है। और जो मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है, उसको वो ज्यादा स्पीड से जाएंगे ना। और होल जो है वो थोड़े हैवी होते हैं, उनका मास ज्यादा है, तो उनकी मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो अगर मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है तो जो करंट होगा वो एन टाइप में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पी टाइप। तो ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि मोबिलिटी क्या है, डायरेक्टली करंट के साथ डिपेंडेंसी शो कर रही है। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा है, दैट मींस एन टाइप में करंट ज्यादा होगा, पी टाइप में करंट कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है जीनाडाइड जो है इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, क्योंकि जो जीनाडाइड होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह कब काम करता है, जब वो रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। अगर जीनाडाइड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे वो नॉर्मल डाइड की तरह ही बिहेव करता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। The potential barrier of PN junction lies between 0.1 to 0.3 वोल्ट, ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास पीएन जंक्शन मान लो मैंने सिलिकॉन से बनाया है तो उसके लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है 0.7, अगर जर्मेनियम से बना रहे हो 0.3, तो यानी कि ये इस रेंज में तो लाई नहीं कर रहा 0.1 टू 1 से लेके 0.3 तक, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। तो हम हमारा ऑप्शन क्या होगा कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टाइम कैपिटल टी टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो कैपिटल टी टाइम में वो वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस कितना है आर है, और उसको कितना टाइम लग रहा है, कैपिटल टी टाइम लग रहा है एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। तो ये टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 2πr अपॉन यूनिफॉर्म स्पीड उसकी v ले लेते हैं कि वो v स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो टाइम पीरियड हमारा कितना आ गया वन रेवोल्यूशन के लिए 2πr अपॉन v। इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू हॉरिजॉन्टल, अब इसी पार्टिकल को सेम स्पीड के साथ हमने क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा कुछ ऐसे। तो स्पीड इसकी क्या है, सेम है, अगर मैंने यहाँ पे v ली है तो सेम स्पीड के साथ ही उसको प्रोजेक्ट किया गया, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, और इसका एंगल यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो मैक्सिमम हाइट जो है वो किसके इक्वल है, इसकी 4r के गिवन है, हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो हमें फाइंड करना है। तो ये स्टेटमेंट तो हमें पता चल गई जो डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। मैक्सिमम हाइट का रिलेशन क्या होता है हमारे पास, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा मेरा, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 4r था ना, दिस इज 4r और ये 2g मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 8g कैपिटल r आ जाएगा, 8g कैपिटल R, और नीचे यहाँ पे v स्क्वायर आ जाएगा। अब टाइम पीरियड का रिलेशन क्या आया हमारे पास 2πr अपॉन v, यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 2πr अपॉन कैपिटल T। तो ये v की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 8gr, ये v स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे 2πr का स्क्वायर, और ये t स्क्वायर ऊपर चला गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा दिस इज 8gr t स्क्वायर अपॉन दिस इज 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये एक r से r कैंसिल हो गया, 4 टू 8 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r, और यहाँ से साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r, इसका स्क्वायर रूट, और थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या आ गया साइन इनवर्स, दिस इज 2g कैपिटल T स्क्वायर पाई स्क्वायर r 1/2। ऑप्शन मैच कर लेते हैं हम, कॉस वाली टर्म तो आ ही नहीं रही, साइन में है, ऑप्शन डी नहीं आ रहा, अब ये ए ऑप्शन भी नहीं आएगा, कॉस वाली टर्म नहीं है, तो ऑप्शन सी मैच कर रहा है हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r, यही मिल रही है ना 2g t स्क्वायर पाई स्क्वायर r, इसका स्क्वायर रूट और साइन इनवर्स, ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट से स्टार्ट हो रही है कार, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, एंड देन एक्सेलरेटेड 5 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन उसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वो एक्सेलरेट कर रही है, उसके बाद t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे अ बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ विंडो बाय पर्सन सिटिंग इन द कार, लेट से ये हमारा कार है, ठीक है, और ये पर्सन यहाँ पे बैठा है इसमें, अभी ये कार रेस्ट में थी, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद मान लो वो यहाँ पे पहुंची। ठीक है, और ये जो पर्सन था इसने क्या किया, एक बॉल को फेंका, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे बॉल को विंडो से बाहर फेंका। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, वेलोसिटी और एक्सलरेशन निकालनी है t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे, तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे वेलोसिटी और एक्सलरेशन हमसे पूछी गई है,
कि कितनी होगी बॉल की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनिशियली कार क्या है, रेस्ट पे, एक्सलरेशन उसकी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो पहले उसकी स्पीड निकाल लेते हैं कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कार की स्पीड कितनी थी, कार की कितनी वेलोसिटी है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये रिलेशन लगा सकते हैं हम। तो v इज इक्वल टू यू तो 0 है, a की वैल्यू 5, टाइम कितना है 4, तो वेलोसिटी कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी, ठीक है। तो उसी वक्त बॉल फेंका गया, राइट। तो बॉल जो है वो एक ऐसे भी जा सकती है डायरेक्शन, एक ऐसे भी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी हो सकती है, वर्टिकल भी। पर जब हम विंडो से फेंक रहे हैं तो पर्सन जो है वो उसको किस डायरेक्शन में फेंक रहा है, एक्स, मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर लेती हूँ, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन। तो यानी कि जो बॉल है वो एक्स डायरेक्शन की तरफ ही फेंकी जाएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी यहाँ पे, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग जितना कार की वेलोसिटी है, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी हम देख लेते हैं कितनी आएगी, वो क्या होगी, हम इस रिलेशन से निकालेंगे, दिस इज p इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी तो है ही नहीं, ठीक है। और एक्सलरेशन जो है वो कितनी होगी, g के इक्वल होगी, क्योंकि एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, और कितनी वैल्यू है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, हम 10 लेके चलते हैं, ठीक है। और टाइम कितना है यहाँ पे 2 सेकेंड, क्योंकि हमने 4 सेकेंड पे जब उसने पर्सन ने बॉल को फेंका, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकेगा, एक्स डायरेक्शन में, फिर जब वो यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगी तो 6 सेकेंड पे वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही फॉल करेगी, क्योंकि ग्रेविटी के अंडर वो फॉल कर रही है। तो t इज इक्वल टू 4 से लेके t इज इक्वल टू 6 सेकेंड में कितना टाइम डिफरेंस है 2, तो वो टाइम हमारे पास 2 आ गया। तो अब हम y डायरेक्शन में वेलोसिटी देख लेते हैं, u y इज 0, दिस इज 10, और t की वैल्यू क्या है 2, तो y डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब नेट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये रिजल्टेंट इसका, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम निकाल लेते हैं, हमारे पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई है, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड, वाई डायरेक्शन में कितनी आई है, वो भी 20 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ x डायरेक्शन थी, इस तरफ y, तो रिजल्टेंट इस तरफ मिलेगा। दोनों के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री ना, तो नेट जो वेलोसिटी है वो कितनी आ गई, उसका मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आएगी 2 वी वाई कॉज ऑफ थीटा, और थीटा यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो ये टर्म तो जीरो हो गया। तो v किसके इक्वल मिलेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो ये मिला हमें 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। और ये मिला हमें 400 प्लस 4, राइट। और ये आ गया हमारे पास 800 स्क्वायर रूट, 800 को लिख सकते हैं 2 इंटू 400, 400 का रूट क्या हो जाएगा 20, तो ये 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई, उसकी वेलोसिटी आ गई। और एक्सलरेशन क्या आएगी, जो नेट एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बॉल की एक्सलरेशन वही मिलेगी जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट आंसर, वेलोसिटी 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। A ball of mass 0.15 kg, it is draw from height 10 मीटर। लेट्स से ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ये मैंने हाइट बना दी कितनी 10 मीटर। तो यहाँ से एक बॉल जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप की गई है, इस बॉल का मास कितना है 0.5 kg, ठीक है। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, अब जब ये नीचे आएगी ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, ग्राउंड से स्ट्राइक करने के बाद ये सेम हाइट, इतनी ही हाइट पे यहाँ पे पहुंचेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, हमें यहाँ पे इम्पल्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। हमें पता है जो इम्पल्स होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम, ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का कंसेप्ट यहाँ पे लगा है। तो इम्पल्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे निकालेंगे, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, मास तो चेंज नहीं हो रहा ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी वाली टर्म पहले लिखेंगे और इनिशियल वेलोसिटी वाली टर्म बाद में, इस तरह से हम चेंज फाइंड करें, तो ये हमें इम्पल्स की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पे देखो,
पहले इनिशियल की बात कर लेते हैं। जब हमने इसको ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0। अब जब ये नीचे की तरफ जा रही है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। तो v निकाल लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं पहले, जब हमने बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप किया। तो ये फर्स्ट केस है हमारा। तो v क्या आ जाएगा, u प्लस t तो है ही नहीं, दूसरा रिलेशन यूज करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो वी स्क्वायर निकाल लेते हैं, u इज 0, 2a की वैल्यू g, और डिस्टेंस इसने कितना कवर करना है, जितना ये हाइट है दैट इज 10। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 20। ठीक है, तो इस वेलोसिटी के साथ वो नीचे ग्राउंड की तरफ आएगी, स्ट्राइक करेगी। दूसरा केस जो है वो हमें क्या गिवन है कि वो रिबाउंड करके वापस जा रही है। अब जब वो रिबाउंड करके वापस जा रही है सेम हाइट के बाद, तो इसी स्पीड से जाएगी ना वो ऊपर की तरफ, ठीक है, बट डायरेक्शन चेंज हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं यहाँ पे कि जो फाइनल वेलोसिटी है, मान लेते हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन y एक्सिस है, इस तरफ x एक्सिस। तो जब वो नीचे की तरफ ड्रॉप हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, √20g, और डायरेक्शन क्या आ गई, -j कैप, नीचे की तरफ जा रही है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो गया दैट इज j कैप, ऊपर की तरफ। तो निकाल लेते हैं इम्पल्स, हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या है, √20g j कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, 20√2g इंटू j कैप। तो ये मिल गया m इंटू √20g इंटू j कैप। हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो हमने वैसे ही लिख दी। चलो मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे m की वैल्यू फिल कर देते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ m कितना है, 0.15 इंटू 20, g की वैल्यू कितनी लेनी है, 10 ही लेनी है, तो ये 10 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 4.2 वैल्यू आएगी, ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर। तो ये रॉड है जो इसकी पूरी लेंथ कितनी है, 200 सेंटीमीटर है। मास इसका कितना है, 500 ग्राम है, यानी कि 0.5 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे। इट इज बैलेंस्ड ऑन द वेज, वेज ये वेज है, ठीक है, इसके ऊपर ये बैलेंस की गई है, और वेज कहाँ पे पड़ा है, 40 सेंटीमीटर पे। तो ये यहाँ तक 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस मार्क पे ये वेज पड़ा है। मास ऑफ 2 किलोग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमने ये 2 kg का मास जो है वो सस्पेंड किया है, और एक अनदर अननोन मास m है जो सस्पेंड किया गया है रॉड के 160 सेंटीमीटर मार्क पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। हमें इस m की वैल्यू पूछी गई है, और ये रॉड क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम में रॉड कब होगा, जब इस पे जो नेट टॉर्क है वो 0 होगा, ठीक है। अब जब हम इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरफ, मान लो ये एंड इस तरफ घूमेगा और ये ऐसे जाएगा जब ये रोटेट करेगा। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोली गई है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि टॉर्क यहाँ पे क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो ये यहाँ पे कैसी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ये एंड, और ये क्लॉकवाइज। हमें इसको बैलेंस करना है ना, तो जितना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा लाइक दिस, उतना ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे लगना चाहिए, ठीक है, तभी तो टॉर्क नेट टॉर्क 0 मिलेगा। तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम निकाल लेते हैं। अब ये जो पूरी रॉड है, इसका जो वेट है वो सेंटर से नीचे की तरफ लाई करेगा, कितना होगा वो, m इंटू जी, ठीक है, और इसका m कितना है, 0.5 इंटू जी, वो यहाँ पे आएगा। अब ये डिस्टेंस कितना आ गया वेज से, दिस इज 60 सेंटीमीटर ना, कि 40 सेंटीमीटर पे तो वेज ही है, तो ये सेंटर पे ही इसका जो वेट एक्ट करेगा। तो वो कितना हो गया, ये वेज और इसके बीच का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, क्योंकि मिडल तक डिस्टेंस कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, पूरी लेंथ क्या है, 200 है ना।
तो अब हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, टॉर्क लगा देते हैं। टॉर्क हमारे पास रिलेशन होता है, क्या होता है, आर इंटू एफ। ठीक है, तो अब पहले इस तरफ अगर बात करें हम, तो यहाँ पे इसकी वजह, वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, दैट इज 2g। ठीक है, वेट क्या होता है, m इंटू जी, मास कितना है इसका 2, और g, और इसका ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से वेज से, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो 20 × 10⁻² हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया। क्लॉकवाइज अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो मासेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो ये रॉड का मास दैट इज 0.5, मैं नीचे लिख देती हूँ 0.5g, और इसका डिस्टेंस कितना है वैसे से 60 सेंटीमीटर, तो 60 इंटू 10⁻² प्लस, और ये मास की वजह से, वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ m इंटू जी, और इसका डिस्टेंस इस वेज से कितना होगा, ये 160 सेंटीमीटर मार्क पे पड़ा है, और वेज कहाँ पे पड़ा है, 40 सेंटीमीटर पे। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 120 सेंटीमीटर। तो 10⁻² फैक्टर हम कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, जी, और ये कितने डिस्टेंस पे पड़ा था, 20। दिस इज इक्वल टू 0.5g इंटू 60, 10⁻² फैक्टर कैंसिल कर दिया मैंने यहाँ पे, 0.5g इंटू 60 प्लस mg इंटू 120, जी भी फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ मिला 40, ये आ गया 5/10 इंटू 60 प्लस m इंटू 120, ये भी कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये 40 इज इक्वल टू 30 प्लस m इंटू 120। ठीक है, और ये मिला 10 इज इक्वल टू m इंटू 120, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1/12 kg, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द सर्कुलर रिंग ऑफ मास m रेडियस r, आर्क कॉरेस्पॉन्डिंग एट अ 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव। तो एक हमारे पास क्या था, सर्कुलर रिंग था, जिसका रेडियस क्या था, कैपिटल आर, और मास क्या था, m था। इसमें हमने क्या किया, एक आर्क को रिमूव कर दिया, किस एंगल पे, 90 डिग्री सेक्टर जो है वो रिमूव कर दिया, यानी कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, दिस और दिस, ये पोर्शन जो है इतना, ये रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये कितना पार्ट रिमूव हो गया, 1/4 कंसीडर कर सकते हैं ना, 90 डिग्री सेक्टर ये वाला पोर्शन रिमूव कर दिया। तो अगर इसका इनिशियली मास m था, 1/4 पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसका जो रिमेनिंग मास बचेगा, रिमेनिंग का मास कितना बचेगा, पहले कितना था, m था, अब रिमूव कितना हो गया, 1/4 पार्ट रिमूव हो गया, तो m माइनस m/4, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका मास कितना आ गया, 3m/4। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग इज k टाइम्स mr², द वैल्यू ऑफ k इज। तो इसका जो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे, m इंटू r², इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होता है ना, m इंटू r²। तो रिमेनिंग पार्ट का जो मास है मैं उसको m डैश ले लेती हूँ, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, m डैश की वैल्यू क्या है, 3m/4 इंटू r²। तो यहाँ पे k की वैल्यू पूछी गई है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4, क्योंकि उन्होंने बोला है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इसका, k टाइम्स mr²। तो k की जगह मेरे यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, 3/4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्ट विद वेलोसिटी दिस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो लेट से ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इसका रेडियस हम r ले लेते हैं, यहाँ सरफेस से एक मास को प्रोजेक्ट किया गया है। ठीक है, किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, k इंटू वी, वी क्या होता है, escape वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच्ड बाय प्लैनेट। लेट्स से जब हमने इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया वो यहाँ तक आ गया, ए पॉइंट तक, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है हम इसको h ले लेते हैं, ये हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को मैं 1 ले लेती हूँ, इस पॉइंट को मैं 2 ले लेती हूँ, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि सरफेस से हमने जब उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, वही हमने हमसे पूछी गई है। मैंने यहाँ पे ले लिया कि वो ए पॉइंट तक पहुंच रही है, तो ए पॉइंट तक की हाइट मैंने क्या ले ली, एच ले ली। अब फर्स्ट पॉइंट पे उसके पास सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ही होगी फर्स्ट पॉइंट पे,
काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा ना मैक्सिमम हाइट पे। और सेकेंड पॉइंट ये सरफेस है, तो यहाँ से तो हमें प्रोजेक्ट किया तो काइनेटिक एनर्जी भी मिलेगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी है उसकी। तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट पॉइंट पे कितना आ जाएगा, माइनस जी, इस मास, अर्थ का मास m ले लेते हैं, जो पार्टिकल प्रोजेक्ट किया उसका मास क्या है, स्मॉल m, माइनस जी एम एम, और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर से, दैट इज r प्लस एच। कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये आर हम सेंटर ऑफ अर्थ से मेजर करते हैं, तो ए पॉइंट तक का डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा, आर प्लस एच। ठीक है, अब सेकेंड सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस जी एम एम अपॉन, इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है सेकेंड पॉइंट का, दिस इज आर। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे पास है माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, हाफ एम वी किस वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया गया है, क्वेश्चन में गिवन है के इंटू वीई, दैट इज एस्केप वेलोसिटी, के इंटू वीई का स्क्वायर माइनस जी एम एम ओवर आर। एम जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचा, जी कैपिटल एम ओवर आर प्लस एच, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, दिस इज हाफ के स्क्वायर बीई स्क्वायर माइनस जी एम एम ओवर आर। अब इसके वेलोसिटी का रिलेशन होता है 2gm बाई आर स्क्वायर रूट, तो वो यहाँ पे फिल कर देते हैं, माइनस जी एम ओवर आर प्लस एच, दिस इज हाफ के स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2gm बाई आर माइनस जी एम एम बाई आर। तो gm फैक्टर भी जो है दोनों तरफ कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, माइनस वन ओवर आर प्लस एच, ये मैं टर्म इस तरफ ले जाती हूँ, ये वाली टर्म तो इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, प्लस वन बाई आर, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन टू, और जीएम तो कैंसिल कर दिया, तो ये बचा क्या, टू बाई आर। ठीक है, अब इस तरफ एलसीएम ले लिया तो आर इंटू आर प्लस एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आर प्लस, दिस इज आर प्लस एच, कैंसिल हो गया एक आर, यहाँ टू से टू कैंसिल, के स्क्वायर अपॉन आर, तो ये मिला माइनस एच ओवर आर इंटू आर प्लस एच, दिस इज के स्क्वायर अपॉन, तो माइनस एच नहीं है, पॉजिटिव एच वैल्यू है ना, तो यहाँ से एच किसके इक्वल आ जाएगा, के स्क्वायर आर इंटू आर प्लस एच अपॉन आर। ये कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, के स्क्वायर आर प्लस के स्क्वायर एच, एच वाली टर्म्स कलेक्ट कर ली, एच कॉमन ले लिया, वन माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर आर, तो एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, के स्क्वायर आर अपॉन वन माइनस, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, के स्क्वायर आर वन माइनस के स्क्वायर, ऑप्शन सी जो है दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट पोटेंशियल दिस। मान लेते हैं ये हमारी छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, ठीक है, और ये इनका रेडियस मैं ले लेती हूँ स्मॉल आर, ठीक है, और ये 27 ड्रॉप्स हैं, ये सेम साइज की है, सबका रेडियस आर ले लिया, और इनका पोटेंशियल कितना है, 220 वोल्ट है, हर एक का पोटेंशियल 220 वोल्ट है, तो एक का पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, के क्यू बाई आर, यही रिलेशन होगा, तो यहाँ से के क्यू अपॉन आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 220 वोल्ट के इक्वल आ गई। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो दे कंबाइन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, तो इनसे हमें एक बड़ा सारा ड्रॉप मिल रहा है, लेट से उस ड्रॉप का रेडियस आर है, चार्ज उस पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पे चार्ज हम स्मॉल ड्रॉप पे क्यू ले लेते हैं, पोटेंशियल जो है बिगर ड्रॉप का हमें कैलकुलेट करना है इसके लिए, तो बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा वो क्या आ जाएगा, के कैपिटल क्यू अपॉन आर, अगर मुझे चार्ज पता चल जाए, इसका रेडियस पता चल जाए तो वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये बड़े जो ड्रॉप है उसका पोटेंशियल हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये बना किससे है, 27 ड्रॉप्स को कंबाइन करने से बना है, तो इसका जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, n टाइम्स एक का चार्ज, एक ड्रॉप का चार्ज मैंने क्यू लिया है, तो कैपिटल क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 27 टाइम्स ऑफ क्यू, इनको कंबाइन करके ही बना है ये। ठीक है, तो ये रिलेशन मिल गया एक, तो दूसरी बात यहाँ पे
कि जो वॉल्यूम होगा हमारे पास बिगर ड्रॉप का, वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, वो किसके इक्वल होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल ड्रॉप। एक ड्रॉप का वॉल्यूम ले लें, उसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो बड़े ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, इसका रेडियस आर लिया है, n कितना, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी कंबाइन की, 27, स्मॉल स्मॉल ड्रॉप आएगा, स्मॉल सिंगल ड्रॉप, ठीक है। तो उसका जो रेडियस है हमने स्मॉल आर लिया है, तो यहाँ पे उसका वॉल्यूम क्या आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 4/3 कैंसिल हो गया। कैपिटल आर क्यूब किसके इक्वल आ गया, 27 स्मॉल आर क्यूब। तो कैपिटल आर किसके इक्वल आ गया, 3r। अब हम बिगर पोटेंशियल, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल लिख लेते हैं, क्यू क्यू बाय कैपिटल आर के। क्यू कितना है, चार्ज 27 टाइम्स ऑफ क्यू, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 3r। तो ये क्या मिला, 9। तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू बाय आर इंटू 9। अब के क्यू बाय आर की वैल्यू जो है दैट इज 220 वोल्ट। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से ये वाली 220 वोल्ट है जो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे फिल कर देते हैं हम। तो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल किसके इक्वल आ गया, 220 इंटू 9, दिस इज 0, 9 टू 18 और 19। तो 1980 वोल्ट जो है दैट इज द आंसर। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थ्री रेजिस्टर्स R1 R2 R3 these are connected as shown in the diagram। तो रेजिस्टेंसेस का जो अरेंजमेंट है वो गिवन है, हमें ये करंट की रेशो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो पूछी गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सर्किट को ध्यान से देखें तो जो रेजिस्टेंस R2 है वो पैरेलल है R3 के, ठीक है। ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 2 दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 3। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका रेजिस्टेंस का कितना आ जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस R2, और ये जो थर्ड रेजिस्टेंस है इसका क्या आ जाएगा, करंट I3 इनटू रेजिस्टेंस R3। मैं इसको इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन ले, ठीक है। अब यहाँ से करंट I1 जा रहा है, वो यहाँ पे क्या है, हमारा नोड है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे नोड नहीं कहेंगे, जंक्शन है ये हमारा। तो यहाँ से करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो I1 कहाँ किस में डिवाइड हो रहा है, I2 और I3 में, ठीक है। जंक्शन पे डिवाइड हो रहा है करंट। तो एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब जो फर्स्ट इक्वेशन मार्क की है यहाँ पे, यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आएगी, I3, क्योंकि हमें यहाँ पे I3 अपॉन I1 चाहिए, तो I2 को रिमूव करना पड़ेगा, तो I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, I3 R3 बाय R2। I2 की वैल्यू क्या आ गई, I3 R3 बाय R2। तो इस I2 की वैल्यू इस इक्वेशन में फिल कर देते हैं। I1 किसके इक्वल आ गया, I3 R3 बाय R2 प्लस I3। I3 फैक्टर कॉमन ले लिया, तो क्या मिला मुझे यहाँ पे, R3 R2 और ये 1। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज I3 R2 प्लस R3 अपॉन R2। रेशो किसकी निकालनी है हमें, I3 अपॉन I1 की, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। I3 अपॉन I1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, R2 अपॉन R2 प्लस R3। तो ये रिजल्ट हमें मिला यहाँ पे। अब ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द प्रोडक्ट एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये बी की वैल्यू दे दी, बी आई वैक्टर, बी जे वैक्टर कैप आएगा, दिस इज के कैप, ठीक है। क्यू की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू हमें गिवन है, फोर्स भी गिवन है, हमें कंप्लीट एक्सप्रेशन पूछा गया है बी का। तो यहाँ पे वैल्यू सारी फॉर्मूला में फिल कर देते हैं और निकाल लेते हैं, क्यू इंटू बी क्रॉस बी, ठीक है। तो फोर्स कितना है हमारे पास, 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप इज इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1। अब हमें यहाँ पे बी की वैल्यू लेनी है, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है हमें बी के साथ, बी कितना गिवन है, बी आई कैप बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप। अब पहले हम इसको बी क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं।
दिस इज आई जे के, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 4 6, दिस इज बी, दिस इज बी, दिस इज बी नॉट। आई कंपोनेंट क्या मिलेगा यहाँ पे 4 बी नॉट माइनस 6 बी माइनस जे कैप, जे कंपोनेंट क्या मिला 2 बी नॉट माइनस 6 बी, और के कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 2 बी माइनस, अब v क्रॉस b तो निकाल ही लिया है, इसमें फिल कर देते हैं, फोर्स के साथ इक्वेट कर देते हैं। फोर्स की इक्वेशन है 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप, माइनस था माइनस 20 प्लस 20 के, माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप, दिस इज इक्वल टू 401 था। क्रॉस प्रोडक्ट वाली टर्म्स यहाँ पे लिख लेते हैं हम। आई कैप के साथ है 4 बी नॉट माइनस 6 बी, 4 बी नॉट माइनस 6 बी। जे कैप कंपोनेंट क्या है हमारे पास 2 बी नॉट माइनस 6 बी प्लस के कैप के कंपोनेंट क्या मिला हमें क्रॉस प्रोडक्ट में 2 बी माइनस 4 बी माइनस 2 बी लिख देंगे हम इसको। अब क्या करना है यहाँ पे दोनों तरफ हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देंगे। आई कंपोनेंट यहाँ पे कितना है 4, इस तरफ कितना है आई कंपोनेंट 4 बी नॉट माइनस 6 बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस तरफ जे कंपोनेंट है माइनस 20, इस तरफ हमारे पास क्या है कंपोनेंट माइनस 2 बी नॉट माइनस 6 बी, ठीक है। के कंपोनेंट यहाँ पे 12 है और इस तरफ क्या है माइनस 2 बी, तो ये इक्वेशंस मिल गई है। यहाँ से b और b नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। थर्ड इक्वेशन से मुझे b की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 6, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में फिल कर देते हैं, 4 इज इक्वल टू 4 बी नॉट माइनस 6 इंटू बी की वैल्यू माइनस 6, 4 इज इक्वल टू 4 बी नॉट प्लस 36, तो 4 बी नॉट किसके इक्वल आ गया माइनस 32 के इक्वल, तो यहाँ से बी नॉट की वैल्यू क्या आ गई माइनस 8। अब जो बी वेक्टर गिवन था वो हमें गिवन था बी आई कैप प्लस बी जे कैप माइनस बी नॉट के कैप प्लस बी नॉट के कैप, यही गिवन था बी आई कैप बी जे कैप बी नॉट के कैप। इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर लें। बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6 माइनस 6, तो ये माइनस 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप, बी नॉट की वैल्यू माइनस 8 के कैप, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ। तो ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए, माइनस 6 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12 A resistance R, it is wound up as current carrying coil in the shape of equilateral triangle of side A, square of side A, the magnetic dipole moment of coil in each case respectively। हमारे पास क्या था, एक कंडक्टिंग वायर थी जिसकी पूरी लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ इज 12 A, और इसकी रेजिस्टेंस क्या है पूरी वायर की R है। इसको वाउंड कर दिया हमने, पहली शेप जो बनाई वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई जिसकी साइड क्या है ए है। दूसरी शेप जो बनाई गई है वो क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है ए है। दोनों के लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो निकालना, ठीक है। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। करंट यहाँ पे आई लिया हुआ है, कैपिटल आई ले लेते हैं, ऑप्शन में कैपिटल आई है, ठीक है। अब अगर हम ट्रायंगल के लिए बात करें, हम ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट केस के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालें अगर, ये साइड्स हैं ए, तो एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, वो कैसे निकालते हैं, टोटल लेंथ ऑफ वायर डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ईच टर्न। अब यहाँ पे टोटल लेंथ वायर की 12 थी और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक टर्न की लेंथ कितनी है, पहली लेंथ की टर्न है ए, दूसरे की ए, तीसरे की ए, तो यहाँ पे क्या मिला हमें नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या आएगी एन करंट इनटू एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स 4, करंट आई, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितनी आ गई √3I ए स्क्वायर आ गई,
ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं हमें मिल रहा है कि नहीं। बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो एक से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए डायपोल मोमेंट कितना मिल रहा है, √3i_a²। स्क्वायर के लिए भी निकाल सकते हैं, सेम यही मेथड से निकालेंगे। अगर मान लो ये स्क्वायर है हमारा, इसकी साइड है a, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ वायर की थी 12 है, तो लेंथ ऑफ ईच टर्म यहाँ पे अगर निकालेंगे कि इस टर्न की लेंथ है a, इसकी भी a, इसकी भी a, इसकी भी a, टोटल लेंथ कितनी होगी हर एक टर्न की 4a, तो नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कितने आ गए 3। ठीक है, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगी, नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया, तो वो हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गई, दिस इज 3i। एरिया क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर का एरिया a², तो 3i_a² जो है वो उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गई, और वही ऑप्शन में हमें गिवन है, सो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस r1 r2, these are placed in same plane with their radii coinciding। ठीक है, दो सर्कुलर लूप्स है, कंडक्टिंग लूप्स, जैसे मान लो ये फर्स्ट लूप हो गई, उनका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो दूसरी लूप वैसे होगी, r1 r2 रेडियस है, r1 बड़ा है, तो ये बड़े वाले लूप का रेडियस r1 है, छोटे वाले लूप का रेडियस क्या है, r2 है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो हमें बताना है कि किसके प्रोपोर्शनल होगा ये डायरेक्टली। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमारे पास क्या होता है, कैसे निकालेंगे हम, दैट इज हमारे पास होता है ये रिलेशन फाई फ्लक्स, दिस इज m इंटू आई, यानी कि अगर हम फ्लक्स फाइंड करें किसी तरीके से, इस फॉर्म में हम निकाले m इंटू आई की फॉर्म में, हम कंपेयर करके m की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। मैं यहाँ पे मान रही हूँ कि ये जो बड़ी वाली लूप है इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जो बड़ी वाली लूप है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी B1 एट द सेंटर, वो कितनी मिलेगी, दैट इज μ0I/2r। जनरल रिलेशन हमारे पास होता है μ0I/2 r² ओवर r² प्लस z² की पावर 3/2। सेंटर पे काम करना चाहते हैं तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो ये हमारे पास आ गया μ0I/2 r², ये r³ ये कैंसिल हो गया, तो सेंटर पे लूप के सेंटर पे फील्ड होती है μ0I/2, तो इसका रिलेशन रेडियस कितना है r1। अब ये जो बड़े वाली लूप से करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो फील्ड सेंटर पे हमें मिल रही है इतनी मिल रही है, और वही फील्ड जो है वो क्या है, इससे पास करेगी सेकेंड लूप से। ठीक है, राइट, तो अगर विद द टाइम अगर ये करंट चेंज होगा तो इसकी वजह से फील्ड भी चेंज होगी, फील्ड चेंज होगी तो ये सेकंड जो लूप है नीचे वाली अंदर वाली जिसका रेडियस क्या है r2 स्मॉल लूप है, उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, तो फ्लक्स हम निकाल लेते हैं सेकंड लूप के लिए, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B1 इंटू एरिया ऑफ सेकेंड लूप। मैंने ये डायग्राम बनाया था, अंदर वाले का रेडियस r2 था, बाहर वाले का रेडियस क्या है, r1। तो बाहर वाले की फील्ड है, बाहर वाले की वजह से जो फील्ड लाइंस है वो सेकंड में से पास करेंगी तभी फ्लक्स उसमें से चेंज होगा। ठीक है, फ्लक्स हमें मिलेगा उसमें से, तो ये रिलेशन क्या आया, μ0I/2r1, और इसका एरिया कितना हो जाएगा सेकेंड लूप का, ये अंदर वाली का πr2²। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, μ0πr2² अपॉन 2r1 इंटू आई। जनरल रिलेशन से कंपेयर करें, फाई इज इक्वल टू m इंटू आई, तो ये रहा फ्लक्स, ये रहा आई, तो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, μ0πr2² अपॉन 2r1। उन्होंने डिपेंडेंसी पूछी है तो m कैसे वेरी कर रहा है, r2² अपॉन r1 के साथ वेरी कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आएगा r2² अपॉन r1 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इट इज कनेक्टेड टू एसी मेन सप्लाई। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसको कनेक्ट किया गया है, मतलब प्राइमरी की वोल्टेज हमारे पास है 220 वोल्ट एंड इट इज मेड टू ऑपरेट एट 11 वोल्ट। तो सेकेंडरी में वोल्टेज में मिल रही है, सेकेंडरी कॉइल में 11 वोल्ट, और पावर कितनी है 44 वॉट। इग्नोरिंग द पावर लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, व्हाट इज करंट इन द प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हमें करंट जो है वो पूछा गया है। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये रिलेशन होता है, रेशो फॉर्मूला हमारे पास
IP ओवर IS। अब सारा डाटा गिवन है बट मुझे सेकेंडरी का करंट भी नहीं पता है, तो पहले सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट है वो निकाल लेते हैं, वो पावर से निकाल लेते हैं। पावर क्या होती है, V इंटू आई। सेकेंडरी में पावर 44, सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी है 11 वोल्ट, और सेकेंडरी का करंट हमें निकालना है तो कितना मिल गया 4 एम्पियर। अब इस रेशो फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज फिल कर देते हैं। सेकेंडरी वोल्टेज VS दैट इज 11, VP प्राइमरी वोल्टेज 220, IP करंट यानी कि प्राइमरी कॉइल का करंट निकालना है, IS यानी कि सेकेंडरी कॉइल का करंट कितना है 4 एम्पियर। तो यहाँ से प्राइमरी कॉइल में करंट किसके इक्वल आ गया 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 220, 20, और ये 1/5 आ गया एम्पियर। 1/5 यानी कि 0.2, तो ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर।